चैनल में। आज मैं बात करने जा रही हूँ सीटेट 2024 में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। अगर आप लोग कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी को 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 60 में से 50 नंबर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे। चलिए, आज मैं जो ये लेसन लेके आई हूँ ये 6 क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला लेसन है। लेसन का नाम है कहाँ, कब और कैसे। इसमें पहले एग्जाम्पल देके समझाया गया है। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की थी। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अखबार पढ़ रही थी रसीदा, उसके माइंड में क्वेश्चन उठता है कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। आगे कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन के रूप में हेडिंग दी गई है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। अगली हेडिंग है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में फर्स्ट 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। इसमें मानचित्र को देके उदाहरण देके समझाया गया है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट तथा शिकार भी करते थे। अगली हेडिंग है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किर्थर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अगली हेडिंग में है उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो 21 जनवरी को क्वेश्चन जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें से यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। आगे हैं, देखते हैं। ये मानचित्र दिया गया है जिनके बारे में ऊपर बताया गया है। ये यहाँ पे सुलेमान तथा किर्थर की पहाड़ियाँ हैं। ये सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ जहाँ सबसे पहले 8000 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना चालू किया गया था तथा भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया था। ये यहाँ पे देखो नीचे, ये यहाँ पे ये नर्मदा नदी है। यहाँ के लोग पहले प्रारंभिक कुशल संग्राहक थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। देखते हैं। ये यहाँ पे सिंधु नदी है। ये इसकी सहायक नदियाँ सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। आगे देखते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये सोन नदी, सिंधु नदी तथा इसकी ये जो सहायक नदियाँ सतलुज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इन्हीं के किनारे आरंभिक में नगर फले फूले थे। आगे हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
आगे देखते हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। ये गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी है। ये गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था, इसके शासनकाल बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले जो प्राचीन काल में जो मगध शासन था वो कहाँ पे स्थापित था, तो ये है यहाँ पे गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन के पास में, ये यहाँ पे। आगे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा करना भारी जोखिम होता था। फिर भी ये यात्रा करने के लिए असंभव नहीं था। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अगली हेडिंग है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं आकर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति तथा परंपराओं को समृद्ध किया। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अगली हेडिंग है देश के नाम, यानी हमारा जो भारत देश है उसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बताया गया है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनानी का पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका नाम प्रयोग करके देश के लिए होने लगा। अगली हेडिंग में है बताया गया है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। क्वेश्चन के रूप में हेडिंग दी गई है कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। शब्द लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये 21 जनवरी को जो पेपर अभी हुआ था सीटेट में, उसमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मेनू जिसका अर्थ क्या होता है।
से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इधर दिया गया है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले की लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये यहाँ पे दी गई है ये पांडुलिपि। आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तथा तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं उनमें कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें से आप लोगों को बताना होगा कि इसमें राजा रानियों की कहानियाँ, औषधियों के बारे में और मान्यताओं के बारे में, महाकाव्यों, कविताओं के बारे में लिखा जाता था। और इनकी भाषा कौन सी होती थी, तो ज़्यादातर इसमें संस्कृत ही सही करना, क्योंकि संस्कृत इन लोगों की भाषा थी। आगे हैं, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। आगे है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। पांडुलिपियों के अलावा अभिलेख भी पत्थर के बने होते थे। उन पर भी अपने जो राजा होते थे प्राचीन काल के, वो लोग अपनी विजयों का लेखा जोखा का उत्कीर्ण करवा देते, इस पर लिखवा देते थे। ये एक अभिलेख दिया गया उदाहरण के रूप में, ये वाला। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। राजा अशोक के बारे में लेसन नंबर 7 में दिया गया है अच्छी तरीके से। आगे है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं से में है। देखो, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताती चलूँगी। एक बार आप लोग फिर से इसको रिवाइज करना, तो इम्पोर्टेंट जो है वो इसको एक बार ज़रूर देख लेना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछ लेंगे कि जो ये अभिलेख था इसकी भाषाएं कौन थी, तो इसमें से बता देना आपको, यूनानी तथा अरमाइक। आगे है, अगली हेडिंग है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों से प्राप्त के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। आगे हैं, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे,
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगली हेडिंग है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। आगे दिखाएं। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इतिहासकार किसे कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे है अतीत एक या अनेक, कि हमारे अतीत के एक पक्ष हैं या अनेक पक्ष हैं, इसके बारे में बताया गया। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अतीत शब्द किस रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अगर अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों का अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल संग्रहण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि आज हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना अभी शेष है। अगली हेडिंग है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद के है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व भी सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना अधिकांश बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे इतिहास की तिथियाँ की जानकारी हम कैसे लेते हैं इसके बारे में बताया गया। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह EC तथा BC की जगह पर BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। आगे हम वर्तमान से पहले। यहाँ से ये जो हिस्ट्री का 6 क्लास की NCERT का पहला लेसन समाप्त हो जाता है। देखते हैं
यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। फिर एक्सरसाइज में यहाँ पे उपयोगी शब्द हैं, जैसे यात्रा, वर्तमान, जैसे अतीत में कहाँ से कहाँ तक यात्रा कैसे करते थे लोग। फिर पांडुलिपि किसे कहते हैं, अभिलेख यानी पुरातत्व या इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि या अर्थ निकालना, ये उपयोगी शब्द हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरीके से मैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी को एक एक करके एक लेसन को एक वीडियो में करवा दूँगी। अगर आप लोग इसको एनसीईआरटी को ही 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो किसी भी पेड कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60 में से 50 क्वेश्चन तो आपके इसी से मतलब सही हो जाएंगे एग्ज़ाम में। मैंने किसी का पेड कोर्स नहीं खरीदा था पिछली बार, जो अभी 21 जनवरी को पेपर हुआ था उसी में, और मेरे अच्छे नंबर भी आए हैं। 125 नंबर हमने ये वाला सीटेट पास किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड करती